नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आइज के प्लेटफॉर्म पर। 6 मई की लेट नाइट या 7 मई की अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। नेशनल थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों गृह मंत्रालय ने 10 मई को सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करी। इस एडवाइजरी के तहत सभी राज्यों से यह कहा गया कि आप उन सभी विदेशी नागरिकों को चिन्हित कीजिए जो इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, सभी को चिन्हित करके उनका डेटा हमें दीजिए। अब जैसे ही राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तभी कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल करी। इस याचिका में यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट से कि भारत सरकार ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन यानी उल्लंघन कर रही है। इस याचिका के अंदर यह बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि भारत सरकार ने कुछ दिन पहले इलीगल तरीके से 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ के नेवी के शिप में बैठाकर उनको म्यांमार के तट पर छोड़ दिया गया है। यह मानवता का घोर उल्लंघन है, क्योंकि इन 43 रोहिंग्याओं में से कुछ महिलाएं थी जिनके बच्चे भारत में रह गए हैं, यानी कि बच्चों को मां से इन्होंने अलग कर दिया है। यह ह्यूमन राइट्स का कंप्लीट वॉयलेशन है। उन सभी 43 शरणार्थियों को वापस बुलाया जाए, उनको बाकायदा 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और भारत में उनको शरण दी जाए, यानी कि भारत के अंदर उनको स्थायी निवास दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को सुना और कहा कि ठीक है, हम इस पर फर्दर यानी आगे भी सुनवाई करेंगे। अब दोस्तों ये तो मसला था लगभग 15 मई के आसपास, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही भारत की एक सोशल एक्टिविस्ट यानी कि जो समाज के कार्य करती हैं शहीदा हमीद, ये पूर्व में जो योजना आयोग था प्लानिंग कमीशन, उसकी भी मेंबर रही हैं यूपीए सरकार के समय में। इन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया अल्लाह ने बसाई है, पूरी दुनिया एक ईश्वर ने बनाई है, ये पूरी दुनिया एक ही ईश्वर के द्वारा स्थापित की गई है। जो बांग्लादेशी हैं उनको भारत में रहने दिया जाए, रोहिंग्याओं को भारत में रहने दिया जाए, क्योंकि ये पूरी की पूरी जमीन एक ही ईश्वर ने बनाई है। इनको अलग क्यों किया जा रहा है, ऐसा बाकायदा देखिए कई सारे न्यूज़पेपर ने इनके जो द्वारा दिए गए आर्टिकल्स हैं, जो इनकी जो रिक्वेस्ट है उसको पब्लिश किया है, जिसका भारत सरकार ने पुरजोर विरोध किया है। असम की सरकार का भी विरोध, असम की सरकार ने भी इसका विरोध किया है। इन्होंने बाकायदा कहा कि असम के अंदर जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको बाहर मत निकालिए, चाहे वो बांग्लादेश में रहे चाहे वो भारत में रहे, क्या दिक्कत है, क्योंकि जमीन तो एक ही अल्लाह ने, एक ही ईश्वर ने बसाई है। मेरी इन मैडम से विद ड्यू रेस्पेक्ट एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप ये बात ट्रंप को बता सकते हैं, जब पूरी दुनिया एक ही ईश्वर ने बनाई है, जमीन पूरी जमीन एक ही ईश्वर की है, अल्लाह की है, तो उन बांग्लादेशियों को, उन रोहिंग्याओं को आप अमेरिका में बसवा दीजिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्यों आप भारत को ही पॉइंट आउट कर रही हैं, भारत में रही हैं और भारत को ही पॉइंट आउट कर रही हैं, भारत के खिलाफ ही बोल रही हैं। वैसे मैं आपको भारत के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की स्थिति बता देता हूं। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो म्यांमार सरकार है वो स्पष्ट तौर से कहती है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर इस समय बांग्लादेश की जो संख्या, बांग्लादेशियों की संख्या बताई जा रही है वो 20 लाख से लेके 2 करोड़ के आसपास तक की है। ये 2011-12 के आसपास का आंकड़ा है, शायद इनकी संख्या अब कुछ और ज्यादा हो सकती है। और अगर मैं बात करूं रोहिंग्याओं की, तो रोहिंग्याओं की जो संख्या है दोस्तों वो है 40,000 के आसपास। मैं फिर बोल रहा हूं ये 2011 का आंकड़ा है, अब हो सकता है रोहिंग्याओं की संख्या भी करोड़ों में हो। इन 40,000 में से लगभग 22,500 के आसपास जो रोहिंग्या हैं वो भारत में शरणार्थी हैं, जो यूएनएचसीआर यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त हैं उनके द्वारा इनको एक बाकायदा आई कार्ड दिया गया, उनको शरणार्थी की परिभाषा में रखा गया है। खैर भारत इसको मानता नहीं है, क्या होता है यूएनएचसीआर, इस पर हम बात करेंगे। अब बात करते हैं रोहिंग्याओं के बारे में, जिनको म्यांमार कहता है कि रोहिंग्या कुछ नहीं है, बांग्लादेशी हैं। ठीक है, ये बांग्लादेश से भारत में भाग जाते हैं, बांग्लादेश से म्यांमार में आ जाते हैं और बांग्लादेश से इंडोनेशिया में आ जाते हैं। हमने इन पर एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है, जिससे अभी लगातार भारत में भाग रहे हैं। कौन होते हैं रोहिंग्या, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप म्यांमार का मैप देख रहे होंगे, म्यांमार के मैप में आपको एक रेड कलर का एक प्रांत दिखाई दे रहा होगा, ये साउथ वेस्ट में है म्यांमार के, इसका नाम है रखाइन प्रांत, रखाइन स्टेट। इसका दूसरा नाम दोस्तों अराकान प्रांत भी है। यहां पर जो मुस्लिम लोग रहते हैं उन्हीं को ही रोहिंग्या कहते हैं दोस्तों। म्यांमार इनको अपना नागरिक नहीं मानता। म्यांमार का ये कहना है कि बांग्लादेश के कुछ भगोड़े यहां पर आ गए हैं और ये यहां पर रहते हैं, ये हमारे नागरिक है नहीं। म्यांमार का स्पष्ट कहना है कि ये भगोड़े बांग्लादेश से भागकर या तो हमारे देश में आते हैं या फिर भारत में जाते हैं। कुछ लोग इंडोनेशिया में भी जाते हैं, लेकिन इंडोनेशिया की सरकार भी अब लगातार इन पर एक्शन ले रही है, तो इसलिए इन्होंने अपना जो एग्जैक्टली जो इस ठिया बना लिया है वो भारत है, क्योंकि इन पर भारत के अंदर इनको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं और खासकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो इनका जमघट लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब रोहिंग्या और बांग्लादेशी कोई अलग अलग नहीं है। अच्छा, भारत के अंदर बांग्लादेशी या रोहिंग्या, मतलब भारत के अंदर इन दोनों को अलग अलग माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से एक्टिविटी करते हैं दोनों, इससे लगता है कि दोनों एक ही प्रकार हैं, एक ही हैं, जो म्यांमार कहता है।
देखिए, मैं कुछ घटना बताता हूं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने की है, जो अवैध रूप से भारत में रहते हैं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर 3 महिलाएं गिरफ्तार हुई थी, जो बाद में पता लगा वो बांग्लादेशी हैं। उनके पास फर्जी पासपोर्ट मिले। इसी तरीके से असम के अंदर पुलिस और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है यानी बीएसएफ ने इन्होंने एक संयुक्त कार्यक्रम चलाया, जिसके अंदर 21 बांग्लादेशी पकड़े गए थे जो असम के अंदर इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे। इसके अलावा झारखंड के अंदर भी भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहां पर भी कुछ बांग्लादेशियों के द्वारा इलीगल एक्टिविटी हो रही है। अब बात करते हैं रोहिंग्याओं की। रोहिंग्या भी वही उसी पैटर्न की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ था। 142 स्लीपर मॉड्यूल्स पकड़े थे एटीएस ने, बांग्लादेश के उत्तर प्रदेश के एटीएस ने, और ये सारे के सारे रोहिंग्या मिले थे। दिल्ली में मानव तस्करी करते हुए भी रोहिंग्या मिले थे, और उत्तर प्रदेश में भी कई सारी गिरफ्तारी हो चुकी है। मतलब चाहे बांग्लादेशी कहो इनको या इनको रोहिंग्या कहो, ये एक ही है, एक ही है, जैसा म्यांमार भी कहता है। ये सब बांग्लादेश के भगोड़े हैं और एक जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अब सवाल उठता है कि आजकल ये भारत में क्यों भाग के आ रहे हैं? ये म्यांमार में तो कम जा रहे हैं और इंडोनेशिया में भी कम जा रहे हैं। इंडोनेशिया की सरकार ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन बना लिया है, एक्शन ले रही है। म्यांमार में कम जा रहे हैं। भारत के अंदर इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। बांग्लादेशियों की जनसंख्या असम राज्य के अंदर 20 लाख से ज्यादा है। यह कहा जा रहा है कि 20 लाख से लेकर 2 करोड़ के आसपास तक की पूरी जनसंख्या है इनकी बांग्लादेशियों की भारत के अंदर, लेकिन असम राज्य के अंदर 20 लाख से ज्यादा है। ये 2011 के आंकड़े हैं। इस समय इनकी जनसंख्या हो सकता है 3-4 करोड़ भी हो सकती है। इसके अलावा रोहिंग्या 40,000 थे 2011 के अकॉर्डिंग, हो सकता है अब 1 करोड़ या 1.5 करोड़, जिस तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। ये आजकल म्यांमार में कम जा रहे हैं, भारत में ज्यादा भाग रहे हैं। और भारत के जो कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कुछ भारत के लोग हैं, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे आजकल ये म्यांमार के अंदर, उसका कारण बताता हूं। देखिए, 1982 के अंदर म्यांमार सरकार ने एक नागरिकता कानून बनाया। इस नागरिकता कानून के तहत जो रोहिंग्या हैं, जो रखाइन प्रांत में मुस्लिम रह रहे हैं, उनको अपना नागरिक मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश के भगोड़े हैं और ये बांग्लादेश से हमारे यहां पर आ रहे हैं। यानी कि म्यांमार सरकार तो 1982 में ही जाग गई थी। लेकिन 2012 में और 2017 के अंदर जो म्यांमार के बुद्धिस्ट लोग हैं, जो वहां के निवासी हैं, उनके बीच में और इन रोहिंग्या मुसलमानों के बीच में दंगे हो गए। इसके बाद जो म्यांमार की सरकार है, अगस्त 2017 में उन्होंने जबरदस्त एक्शन लिया इन पर जो फोर्स है वहां की म्यांमार के, उन्होंने एक्शन लेने की शुरुआत करी। इतना जबरदस्त एक्शन लिया गया कि उस एक्शन की गूंज जो थी वो संयुक्त राष्ट्र तक भी गूंजी। संयुक्त राष्ट्र ने इसको जातीय सफाई कहा था। क्या कहा था? एथनिक क्लींजिंग कहा इसको। यानी कि ये वहां से सीधा भागकर, म्यांमार में तो जाने रहे, तो बांग्लादेश से सीधे भाग भाग के कहां पर आ रहे हैं? भारत में आ रहे हैं। कुछ भारतीय लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेशी कहूं या रोहिंग्या कहूं, इनको सपोर्ट किया जा रहा है। अब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको 15 मई की घटना बताई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ भारत के वकीलों ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार ये गैर कानूनी कार्य कर रही है, मानवता के विरोध में है। उन जो 43 रोहिंग्याओं को भेजा गया है, ठीक है, जो नेवी के शिप के माध्यम से जो छोड़ दिया गया है म्यांमार के तट पर, उनको वापस बुलाया जाए, 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, और दोस्तों उनको भारत में परमानेंट रेजिडेंट दिया जाए, यानी भारत की नागरिकता दी जाए। समझ रहे हैं आप? अब सवाल उठता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूएनएचसीआर के बारे में बताया था कि भारत के अंदर लगभग 40,000 रोहिंग्या हैं। मैं फिर कह रहा हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी अलग नहीं है, म्यांमार तो इसको मानता ही है। जो 40,000 रोहिंग्या, उसमें से 22,500 यूएनएचसीआर कार्डधारी शरणार्थी हैं। अब ये यूएनएचसीआर क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्रीय उच्चायुक्त ने कुछ रोहिंग्याओं को भारत में शरण लेने के लिए एक आई कार्ड जारी कर रखा है। जिनके पास वो आई कार्ड है वो यूएनएचसीआर कार्डधारी रोहिंग्या है। लेकिन भारत सरकार का गृह मंत्रालय इनको शरणार्थी मानता ही नहीं है। स्पष्ट तौर से गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले बताया था कि 1951 का जो शरणार्थी सम्मेलन है, रिफ्यूजी कन्वेंशन है, उस पर हमने साइन ही नहीं किए, तो हम इस यूएनएचसीआर जो कार्ड है इसको मानते नहीं है। हमारे यहां कोई भी लीगल शरणार्थी है नहीं, सब इलीगल तरीके से रह रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर तरीके से सुनवाई नहीं कर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्दर डेट तारीख पे तारीख दे रहा है। गृह मंत्रालय लगातार एक्शन ले रहा है। तो जब बात बनी नहीं, ना तो सुप्रीम कोर्ट में बनी, गृह मंत्रालय सुन नहीं रहा, तो एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। और ये इमोशनल कार्ड खेला गया है सैयदा हामिद के द्वारा। मैंने जैसे कहा कि योजना जो कि यूपी सरकार में जो योजना आयोग था, जो प्लानिंग कमीशन था, खैर अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं रहा, नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया, उस योजना आयोग की पूर्व सदस्य थी। इन्होंने कहा ये अल्लाह की जमीन है, भारत में बांग्लादेशियों को बसाने की एक नई पैरवी की गई है इनके द्वारा। इन्होंने कहा जब पूरी की पूरी जमीन अल्लाह की है, तो क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान, क्या म्यांमार, सब एक ही है। अगर बांग्लादेशी असम में रहना चाहते हैं, भारत की सीमाओं में रहना चाहते हैं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? मैडम, अगर कोशिश कर लीजिए, अगर ट्रंप साहब आपकी सुन लें, क्योंकि आप बड़ा अच्छा ज्ञान दे रही हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ट्रंप साहब को भी ऐसा बोल दीजिए, इवन ऑस्ट्रेलिया को ऐसा बोल दीजिए
कुछ देशों ने अगर थोड़ी बहुत आपकी बात मानी है, फ्रांस ने, तो देखिए वहां पर क्या स्थिति हुई है, ब्रिटेन ने मानी है तो देखिए वहां पर क्या स्थिति हुई है। मतलब भारत के अंदर पॉपुलेशंस, ये जो बांग्लादेशी है या रोहिंग्या, इनकी पॉपुलेशन लगातार नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रही है और हो सकता है इसका इंपैक्ट हमें कुछ आने वाले समय में देखने को मिल भी जाए। खैर, गृह मंत्रालय तो सुन नहीं रहा, एक्शन ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार भारत अब देश नहीं रहा है, भारत को हर कोई धर्मशाला की तरह ट्रीट कर रहा है कि भाई जिसका जब मन करा वो आ जाइए। म्यांमार सरकार बड़ा अच्छा कर रही है, वहां की ओर ये जा नहीं रहे, सीधा दौड़ के किधर आ रहे हैं, भारत की ओर आ रहे हैं। इंडोनेशिया में भी नहीं जा रहे हैं, भारत की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया और भारत केवल अभी भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं में ही फंसा हुआ है कि ये दोनों अलग हैं। अलग नहीं है, इनका पैटर्न एक ही है, ये एक ही है, एक ही देश से निकलते हैं और भारत के बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट करते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया है ऑफिसर्स बैच और लक्ष्य बैच 2026। इस बैच के कुछ फीचर्स बता देता हूं। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं। अगर आपके डाउट्स हैं तो आप लाइव क्लास में ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू, टेस्ट, स्टडी मटेरियल, सारे फीचर्स इस बैच में दोस्तों अवेलेबल है। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल करते हैं, मेरे कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन फीस में भी आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई आपको और आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।